और अभी तक जो है पार्ट 1 को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जो है कि पार्ट 1 का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सेव किया गया है, आप वहां से जो है कि प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं पार्ट 1 को, जो कि उसमें 10 प्रश्नों को जो है कवर किया गया था। और इस वीडियो में भी जो है कि मैं 10 प्रश्नों को कवर करूंगा, यानी कि 10 प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, जो कि आपका मॉडल पेपर चल रहा है 2018 का। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है कि आपका 11। प्रश्न नंबर क्या है? 11। और हाँ, अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जो है कि जुड़ जाइएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तभी जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहता है कि 150 प्रति किलोग्राम और 200 प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 165 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, जब भी मिश्रण का सवाल आता है इस टाइप का तो आपको बहुत इजी तरीके से करना है, कुछ नहीं करना। देखिए, पहला दे रहा है 150 रुपया, 150 पहले यहाँ पर रख दीजिए, इसके बाद 200 दे रहा है तो 200 यहाँ पर रख दीजिए, मिश्रण को यहाँ पर इसके नीचे रखिए, 100 कितना है 65। अब यहाँ से जो है कि इसको घटाइए, इससे यहाँ से इसको घटाइए, अब इसको घटा करके आप यहाँ पर रखेंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5 होगा, 9 हुआ ना, 9 में से 6 घटेगा कितना होगा 3, 35 हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 14, 14 में से आपका 6 घटेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अधिक है ना, ये अधिक है तो इसमें से इसको घटाना है ना, तो यानी कि यह हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15। यानी कि इनका जब अनुपात निकालना है, इनका क्या निकालना है, अनुपात जब निकालना है तो अनुपात आपका कितना हो जाएगा 15 एकम 15, आप 15 नहीं 5 से कटेगा ना, 5 3 15, अब 5 7 35, यानी कि अनुपात होगा 7 संबंध कितने का 3। अनुपात कितने का हो जाएगा 7 संबंध 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तुरंत इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बहुत मजेदार प्रश्न। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन क्या है? तो जरा 12 नंबर को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, ये बहुत थोड़ा जो है कि टेढ़ा है। करेंगे, एक फैक्ट्री में 80% पुरुष कर्मचारी, देखिए यानी कि यह मेल है और ये क्या है फीमेल, यानी 80% जो है पुरुष कर्मचारी है ना। तो ये कह रहा है, ये बताइएगा 100% में से यदि 80% जो है कि यदि पुरुष होंगे तो आपकी महिलाओं का परसेंटेज कितना हो जाएगा 20% होगा। यानी कि जब किसी फैक्ट्री में जो है कि 80% पुरुष हैं, 100% में तो 80% जो है पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगी 20% हो जाएगी ना। अब ये कह रहा है कि 20% मैट्रिक वर्सेस ग्रेजुएट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैट्रिक और ग्रेजुएट की बात हो रही है, ग्रेजुएट, ठीक ना, मैट्रिक और क्या ग्रेजुएट। यदि आपका मान लीजिए 100% में से यदि 20% जो है आपके मैट्रिक है तो बच गए कितना 80%, यानी 80% जो है ग्रेजुएट, ये पुरुष है ना। यानी कि जो आपके 80% जो है कि आपके पुरुष, देखिए पूरा 100, ध्यान समझिएगा, बहुत ही टेढ़ा है, समझने में आपको दिक्कत भी हो सकती है। पूरा 100% में से समझिएगा, अलग अलग 100% में से 80% आपके पुरुष हैं, तो बच गए कितने 20%, तब तो आपकी महिलाएं होंगी। अब फिर कह रहा है कि 100% जो है उसमें से जो है कि 20% मैट्रिक है, 100% अब आप पुरुष हो गए मान लीजिए। अब उसमें से यदि 20% यदि मैट्रिक में हैं तो शेष बच गए 80%, तो 80% क्या हो जाएगा ग्रेजुएट हो जाएगा ना। अब ये आपका रहा। अब ये फीमेल में कह रहा है कि यदि मैट्रिक की बात करते हैं तो मैट्रिक में आपके 25% है, महिलाएं जो हैं मैट्रिक में कितनी है 25% दे रहा है कि महिला कर्मचारी 25% यदि मैट्रिक हैं तो शेष ग्रेजुएट, तो 100 में से 25 आपके मैट्रिक हो गए तो शेष कितना बचा 75, तो ग्रेजुएट में कितना हो गया 75। ध्यान दीजिएगा, ये महिलाओं का ग्रेजुएट है, ये महिलाओं का ग्रेजुएट है और ये जो है पुरुष का ग्रेजुएट, ठीक है। कह रहा है कि तथा महिला कर्मचारियों की संख्या 600। देखिए ये महिला में दे रहा है कि यदि महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है
600 है ना, महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है 600 है। तो मान लेते हैं कि पूरा जो है फैक्ट्री में कर्मचारी कितने हैं x, मान लेते हैं पूरा जो है फैक्ट्री में कर्मचारी कितने हैं x। तो x का जो है ये 600 दिया है महिला, तो x का महिला कितनी है, महिलाएं आपकी कितनी है यही है ना, महिलाएं 20%। तो 20% का यदि x का ये पूरे कर्मचारी के यदि 20% निकाले तो 20 बटा में कितना हो जाएगा 100 बराबर आप लेंगे किसके, महिलाओं के। ये 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, सॉरी कटेगा नहीं, मिस्टेक हो गया, ये तो आपको मल्टीप्लाई होगा ना। अब इससे ये क्या होगा कट जाएगा, ये कटाइए 2 3 6 30 हुआ, फिर एक मल्टीप्लाई कराइए तो x बराबर हो जाएगा 3000। यानी कि जो फैक्ट्री में टोटल जो है पुरुष टोटल आपके कर्मचारी है कितने 3000 हैं। देखिएगा जब महिलाओं की संख्या दे दिया है ना तो पूरे कर्मचारी को x मान करके और जो है कि जितनी महिलाएं हैं 20% महिलाएं हैं तो वो 20% यानी x का यदि 20% निकालेंगे तो महिलाओं के बराबर लेना है, ताकि हम लोग आसानी से जो है कर्मचारी की टोटल संख्या निकाल लें। तो अब ये बताइए टोटल कर्मचारी आपके कितने हो गए 3000 हो गए, और जिनमें से महिलाएं 600 हैं, 3000 में से महिलाएं कितनी हैं 600 हैं, तब तो आपके पुरुष कितने हो गए, तब तो आपके जो है पुरुष कितने हो जाएंगे 2400, तो पुरुष कितने हो गए 2400। अब तो आपको पता चल गया कि पूरा फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं महिलाओं की संख्या 600 है और पुरुष कितने हैं 2400, ये तो आपको पता हो गया ना। अब देखिए अब ये कह रहा है कि फैक्ट्री में कुल कितने ग्रेजुएट हैं, ध्यान दीजिए ग्रेजुएट ना, तो अब आइए ग्रेजुएट पे, यही ना ग्रेजुएट है आपका, यही ना ग्रेजुएट है। तो अब मेल का जब ग्रेजुएट निकालेंगे तो मेल कितने हैं 2400, तो ग्रेजुएट में आपका 80% है, तो 80 पर आप निकालेंगे 2400, तो कुल निकालेंगे यानी कुल ग्रेजुएट यदि निकालेंगे, कुल क्या ग्रेजुएट, ध्यान दीजिएगा बहुत ये जो है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो कुल ग्रेजुएट निकालेंगे तो आपका पूरा 80% ग्रेजुएट है फीमेल में, जो है कि मेल में आपकी जो है कि 80% ग्रेजुएट है, और टोटल आपके पुरुष कितने थे 2400, ठीक ना। अब बाटा में कितना 100, आप प्लस जोड़ देना है फीमेल का भी, यानी 75 गुणे, ये बताइए फीमेल में कितने, ये तो फीमेल के ग्रेजुएट है ना, लेकिन आपकी जो है कि महिला कर्मचारी कितनी है 600, अब बाटा में कितना 100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बस मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ दें, टोटल आपके ग्रेजुएट आएंगे महिला और पुरुष के, ठीक है। टोटल ग्रेजुएट की बात हो रही है, टोटल ग्रेजुएट में आपके महिलाएं भी है ग्रेजुएट में और पुरुष भी है, तो दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10 और 8 चौको 32 को 2 हासिल 3 हुआ, अब ये हो जाएगा 8 दूनी के 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, प्लस इसका निकाल लीजिएगा, ये 6 है ना, तो यह हो जाएगा 6 5 30 को 0 हो गया हासिल 3, 6 7 42, 42 43 44 और क्या 45, ठीक है। जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 9 4 13 को 3 हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है ग्रेजुएट जो है आपके कितने हो गए 2370, ये आपका रहा क्या आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले 2370, तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 2370, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा ये ज़्यादा आपका प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक ना। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि समझाने में भी आपको समय लगा है, ठीक ना। तो आप कहेंगे सर ट्रिक बताइए, तो ट्रिक नहीं है, ट्रिक समझ लीजिए, यानी कि ये जो है आप पहले देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है, मेल दिया है फीमेल दिया है 20%, जबकि 100% मैट्रिक वाला, यानी कि मेल में जो है कि 20% मैट्रिक है ग्रेजुएट में आपके, ये टोटल आपके पुरुष और महिलाओं का परसेंटेज है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको इसी से जो है हम लोग यहाँ पर मान निकालेंगे। अब यहाँ पर जो है कि 100 में से 25% फीमेल हैं महिला हैं और 75% क्या हो जाएंगी आपकी ग्रेजुएट महिला हो जाएंगी, और ये है मैट्रिक महिला। और यहाँ से जो महिलाओं की टोटल संख्या दिया है, ठीक ना, मान लेते हैं टोटल कर्मचारी x है, तो x का 20% यदि निकालेंगे तो बराबर महिलाओं की संख्या के, इससे जो है कि हम लोग टोटल जो है कि आप निकालें कर्मचारियों की संख्या। जब कर्मचारियों की संख्या निकल जाएगा तो आपका जो है टोटल ये कर्मचारी हो गए, तो 3000 में से 600 महिलाएं हैं, तो शेष आपके पुरुष कितने हो जाएंगे 2400, और ग्रेजुएट से लेंगे, एक बार ग्रेजुएट से लेंगे पुरुष में आएंगे तो निकालेंगे परसेंटेज, एक बार महिलाओं से लेंगे तो पुरुष में महिलाओं में जाएंगे, तो इसका जो है कि इससे निकालेंगे परसेंटेज, तो ग्रेजुएट से ही लीजिएगा। यदि यही आपका देखिए, यदि यहीं पे यदि मैट्रिक का पूछता तो आप इससे लेते, 20% निकालते, एक बार 25, यानी कि मैट्रिक में पूछता तो 20% किसके साथ निकालेंगे 24 के साथ, और यदि मैट्रिक में ये महिलाओं का पूछता तो 25% किसके साथ जाएगा 600 के साथ।
समझ गए ना। चलिए, ज़्यादा वीडियो ये लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आपको समझ जाएंगे तुरंत, आप जो है कि फटाक से कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर पे। तो ये 13 नंबर में क्या कह रहा है, करिए एक कार सवार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर चला है, तो यह किस चाल से चला है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक जब चला है मेरे प्रिय छात्रों, तो यह 120 किलोमीटर चला है, लेकिन इसकी जो चाल है कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही था ना। अब कह रहा है कि अब तक की 220, यानी हेजा से हेलो जो चला है ना, यह कितना दूरी तय कर दिया है, 220। देखिएगा जोड़ेंगे 220 होगा ना। अब कह रहा है कि 220 किलोमीटर की यात्रा औसत चाल है, उससे यानी कि अब कह रहा है कि 242 किलोमीटर की दूरी तय करना हो। यदि आपका कह रहा है कि 242 किलोमीटर की दूरी यदि तय करना होगा तो उसे कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही हैं कि चाल बराबर होता है का दूरी आबाटा में क्या समय। ये तो आपको फार्मूला पता है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। चाल बराबर होता है दूरी आबाटा में क्या समय, दूरी बटा में क्या समय, ठीक ना। अब यही से मान लीजिए तो चाल के लिए हो गया, और यदि समय निकालना हो तो होता है दूरी आबाटा में क्या चाल, दूरी बटा में क्या चाल। तो सबसे पहले हम लोग निकालने क्या, चाल निकालने की, चाल आखिर में कितनी रफ्तार से है। तो चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा चाल, औसत चाल बराबर, औसत चाल में निकालना हो, ठीक ना। औसत चाल बराबर हो जाए कुल दूरी, कुल दूरी को जोड़िए कितना था 220 बटा में समय, और समय बराबर, समय तो दिया नहीं ना, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी जब 100 किलोमीटर चला है तो चाल 50 की, अब प्लस दुगुना है। अब ये चला है 120 का, तो आपकी चाल थी 40, कटा दीजिए 4 3 12, आइए 50 दूनी के 50, यानी कि हो जाएगा 220 बटा में 5, 220 बटा में 5, कटा दीजिए, 5 को 20, 5 को 20, यानी कि जो चाल है यानी कि 44 किलोमीटर प्रति, समझ में आया। औसत चाल कितनी हो गई, 44 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये तो पूरी चाल हो गई ना। अब बस कुछ नहीं करना है, समय पूछ रहा है तो दूरी कितनी कर चलना है, 242 बटा में चाल कितनी है 44 है ना, भाग दे दीजिए 44 से, जो है कि 242 में 44 से भाग दे दीजिए, तो यह हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 5 को 20 को सुना हाथ से 2, 5 को 20 2 22, यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 हुआ। कन्फर्म है, गलती नहीं है ना, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इतना ना होगा, ठीक है 22, यानी कि यह हो गया 5 सही 22 बटा में 44, कटा दीजिए 11 दूनी के 22, 11 चौक 44, यानी कि 22 से कटा दीजिए एक ही बार, 22 से कम 22, 22 दूनी के 44, यानी कि 1 सही 1 बटा में 2 घंटा। कन्फर्म है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, यानी कि 1 सही नहीं है 5 है ना, 5 सही 1 बटा में 2 घंटा आपका लगेगा समय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना था। इससे पहले हम लोग क्या निकाल लिए, यानी इससे जो है कि हम लोग पहले चाल निकाले कि चाल आखिर में देखते चाल उसकी रफ्तार कितनी है, क्योंकि 2 बार, एक बार कम एक बार बेसी हो रही है ना। चाल देखते हैं कितना टोटल जो है कि चाल हम लोग निकालेंगे, औसत चाल यहाँ से यहाँ तक की औसत चाल पहले निकाल लीजिए। तो औसत चाल हम लोग निकाल लिए हैं। औसत चाल निकालने के बाद यहाँ पर औसत चाल निकाल लिए ना, औसत चाल निकाल लिए हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा में लगा समय, तो समय 2 बार है ना, देखिए यहाँ पर समय 2 बार निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रफ्तार चल रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि आपकी जो है कि 400 यदि 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि समय निकालना होगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो चाल से जो है कि इसमें भाग दे देंगे तो आसानी से आपका हो जाए। कन्फर्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर है, कह एक घड़ी को अंकित मूल्य से
32 रुपया छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 15% लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है? देखिए, छूट दिया है 32 रुपये का, किस पे? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पर जो है कि छूट क रुपया का है? 32 रुपये का है। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिएगा। बेचने पर जो है कि बेचने पर दुकानदार को लाभ कितने का मिलता है? 15% का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। 15% का क्या मिल रहा है उसे? लाभ। और कह रहे क्रय मूल्य, यानी कि आपका क्रय मूल्य जो है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्रय यदि मूल्य जो है आपका 320, यदि वह मान लीजिए कि 320 रुपया में वह खरीदा है, ठीक है। तो अंकित, आप लोग जो है कि कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो उस पर जो है कि आपका प्राइस दिया रहता है कितने का है, ठीक है। तो आप यदि दुकानदार है, यदि उसे खरीदने जाते हैं तो आपको उस पर छूट मिलती है, यानी कि इतना रुपया आपको उससे, जितना आपका उस पर छाप रहेगा उतना में आपको नहीं देगा दुकानदार आप होंगे तो, ठीक ना, उससे कम कर देगा ताकि आप उसी अंकित मूल्य पर बेच सकते हैं, ठीक ना, समझिएगा ध्यान से। तो कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर 32 रुपये की छूट दे रहा है, लाभ जो है कि 15% कमा रहा है। ये जो है खरीदा है 300 कितने का? 20 रुपये का। तो कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर बेचने पर, किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर बेचने पर, ठीक ना, बेचने पर भाई कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत आपसे क्या पूछ रहा है? लाभ। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये देखना होगा कि आखिर में उसका जो आपका जो है कि छाप है, यानी अंकित जो मूल्य है कितना रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि आखिर में बेचा कितने में। ये तो खरीदा है इतने में, लाभ ही इतना है, छूट इतना दे रहा है, पता नहीं कि आखिर में कितने में वो बेच रहा है, ठीक है। तो पहले बेचने का निकालेंगे ना, तो पहले हम लोग विक्रय मूल्य विक्रय जो है कि मूल्य निकाल लें। तो विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या? देखिए, क्रय मूल्य कितने में खरीदा था? 320 रुपये में खरीदा था, प्लस, ठीक ना, नहीं कि बेचा है कि इतने रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब करे इतने रुपए का, यानी कि 320 रुपये का कितना प्रतिशत कमा रहा है? 15% कमा रहा है, बोलिएगा, ठीक है ना। तो इससे ये कट गया, ठीक है। अब ये 5 से कटा दीजिए, 5 ते ये 15, 5 दूनी के 10, 2 हो गया। अब 2 से कटा दीजिए, यह हो गया 2 एकम 2 छके 12, 16 हो गया। यानी कि 320 प्लस 16 तिया 48, यानी कि यह हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये 3, यानी कि 638 रुपया कितना हो गया? 668 रुपया। यानी कि जो एसपी है, यानी कि वह बेचा है 668 रुपया में। ध्यान दीजिएगा, 668 रुपया में बेचा है, 668 रुपया में बेचा है। मार्केटिंग प्राइस देखिए भाई, एमपी देखिए, मार्केटिंग प्राइस जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, तब तो 668 रुपया में बेचा है, छूट दिया है 32 रुपया, तब तो उस पर छाप कितना रहा होगा? अब यह हो जाएगा 368, आप प्लस जो है कितना? 32 रुपया, यानी कि 8 2 10 को 0, 6 3 1 10 को 0 3 1 4, यानी कि जो अंकित मूल्य है 400 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपया। और कह रहे हैं कि अंकित मूल्य जब 400 रुपया हो गया, तो अब कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर जरा हम लोगों को लाभ बताइए कि लाभ कितना होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर लाभ यदि निकालते हैं, यानी कि एमपी पर लाभ, एमपी पर मार्केटिंग प्राइस पर लाभ, यानी कि जब लाभ निकालेंगे तो सबसे पहले आपका होना चाहिए कि अंकित मूल्य कितना है, उसमें से आप जितने में खरीदे हैं उसको घटा दीजिए, यानी कि 320 रुपये में खरीदे थे, आप बाटा में उतने से ही भाग दे दीजिए 320 रुपया से, और उसका कितना परसेंटेज निकाल दीजिए? 100%, तभी तो लाभ निकलेगा। अब इससे ये क्या हुआ? कट गया। अब इसको घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में से 2 घटा कितना हो गया? 8 हो गया। 80 बटा में कितना हो गया आपका? 32, यह गुणे आपका कितना हो गया? 10। ये तो समझ में आया ना। इसके बाद कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 16 पाँचे 80, 5 पाँचे 25, यानी 25% लाभ। कितना परसेंटेज होगा? 25%, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा।
यदि अभी तक नहीं समझ आए फिर से रिवाइज करके देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी तरह से हल करेंगे। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट है। 25% लाभ होगा, यानी कि आपका यदि अंकित मूल्य यदि 400 रुपया है, यदि 400 रुपये पे वह बेचता है तो वह आपका जो है ये नहीं कर रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आपका कितने प्रतिशत का होगा? 25% का लाभ होगा जब वह अंकित मूल्य पर बेचेगा तब। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के शीर्ष, देखिए त्रिभुज के शीर्ष दिया है 4, 6 दिया है, इसके बाद 2 और -2 दिया है, इसके बाद तीसरा दिया है 0,2। तो कह रहे हैं इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला आप लोग पढ़े x1 + x2/2, यानी कि यह x1 y1 x2 और ये हो जाएगा y2 x3 और ये हो जाएगा क्या? y3। तो केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज के केंद्र का जो है कि निर्देशांक का फार्मूला होता है क्या? तीनों का योग, यानी कि x1 + x2 + x3, यानी कि 4 आ 2 6, यानी कि 6 आ बाटा में 3 होता है, ठीक ना। और दूसरा का हो जाएगा y1 + y2 प्लस y3 बाटा में 3, तो यह हो जाएगा 6, हाई है -2, हाई है +2, तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ हो गया 6 बाटा में 3, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, यानी कि 2 और कामा कितने का? 2 का। ये आपका क्या रहा? आंसर। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 2 कामा कितने का? 2 का। ये तो बहुत सिंपल है ना। देखिए कुछ प्रश्न आपके इजी भी होते हैं, कुछ का जो है प्रश्न कठिन भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन पे जो है ट्रिक ही लगे, ठीक ना। आपको जो है कभी कभी पेपर में जो है कि बेसिक चीज़ें ज़्यादा काम करती है, क्योंकि उस समय जो है कि ज़्यादा ट्रिक आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका ज़्यादा ट्रिक जो है काम नहीं करता है, उस समय जो है बेसिक ही काम करता है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन रहा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहा? सी। तो हर एक चीज़ समझिए, ट्रिक भी समझ लीजिए, बेसिक भी समझिए, दोनों पे आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर का देखिएगा। अब 16 नंबर में दे रखा है कि बिंदु दिया है 1 2, इसके बाद दिया है x - 1, इसके बाद दिया है 4,5 और कह रहा है कि संरेख है तो x का मान ज्ञात कीजिए। संरेख की स्थिति में टोटल ये जो क्षेत्रफल होगा इनका कितना होगा? क्षेत्रफल 0 होगा। दो तरीका भी विधि लगा दीजिए, 1 2 x - 1 x1 x2 और x1 1 और ये आपका हो जाएगा क्या? करें कि x का मान निकालिए। संरेख है ना, देखिए मैं यहाँ फार्मूला रख दूँ, ये फार्मूला आपको याद भी होगा, ठीक है। संरेख की स्थिति में x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, संरेख है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें मान पुट के 2 से 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ये तो 2 हट जाएगा। बस x1 ये आपका जो है x1 y1 हो जाएगा, x2 और क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा, ये आपका x3 और क्या हो जाएगा? y3। बस आप जो है मान रख करके तुरंत जो है फाइंड कर लेंगे। तो x1 का मान 1, क्वेश्चन y2 - y1 डायरेक्ट कर दीजिए, तो 1 हो गया ना, गुणे y2 - y1, y2 और -y1, यानी कि y2 - y2 कितना है? यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो y2 आपका है -1 माइनस y3, y2 - y3, तो y3 है 5, आप प्लस x2 का मान कितना है? x, y3 आपका कितना है? 5 माइनस y1 कितना है? 2, आप प्लस x3 आपका x3 कितना है? 4, कोष्टक में y1 कितना है? 2 माइनस y2 कितना है? -1, माइनस पर समझ माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए 5 1 6 हुआ, -6 हुआ, -6 से 1 में -6 प्लस 5 में से 2 घटा 3 और 3 से x में 3x हो जाएगा, प्लस 2 1 3 और 3 4 को 12 बराबर 0। देखिए 12 में से 6 घटा 6 हुआ, और यह हो जाएगा 3x इक्वल टू +6 होगा, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और 3 छक 3 दूनी के 6, यानी x बराबर हो जाएगा -2। x बराबर कितना हो जाएगा? -2। यानी कि जो x का मान है ना वह कितना हुआ? -2 हुआ। यानी कि ऑप्शन की बात कर लें तो हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला पे तुरंत रख करके आप जो है फटाक से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद लेकर चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर देखिएगा। तो 17 नंबर में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है,
ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि जब भी कोण डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, यानी कि डिग्री माप, यानी कि डिग्री वाला मान रहेगा और गुणे पाई बटा में 100 क्या कर देंगे 80 से करके फटाक से आप हल कर लेंगे। ये तो हम लोग पता ही है, क्योंकि हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़े थे ना तो सब कुछ आपको पढ़ाया गया था, बेसिक भी चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो कह रहे कि त्रिभुज का एक कोण दिया है 3 पाई बटा में 10, दूसरा कोण आपका दिया है, यानी कि दूसरा कोण दिया है 60 डिग्री 66 डिग्री। तो तीसरे कोण की माप रेडियन में पूछ रहा है ना, तो तीसरे कोण की माप मान लेंगे तीसरा कोण x डिग्री का है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 ना, तो यह 180 का मतलब क्या पाई रख देंगे, और ये डिग्री में है रेडियन बदल दीजिए पाई बटा में 180 होगा कि नहीं होगा। कटाइए 6 से, 6 एकम 6, 6 एकम 6 6 तेरे 18 30 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए सभी का, ये पाई हो गया। चलिए यहाँ पर नहीं तो x को इधर ही छोड़ दीजिए, x को इधर ही रहने दीजिए, सिर्फ इनका एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों कितना हो रहा है 10 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 तेये 30 3 बार और 3 तिली के 9 पाई होगा, आप प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि 11 पाई आप प्लस x बराबर कितना पाई। देखिए 9 और 10 20, यानी कि यह हो जाएगा 20 पाई, 9 या 11 20 होगा ना, सही है ना, बटा में 3 30 आप प्लस x बराबर कितना हो जाएगा पाई। अब कटा दीजिए, कट गया तो x बराबर हो जाएगा पाई, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी 2 पाई बटा में कितना 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 में से 2 घटा पाई, यानी पाई बाई कितना हो जाएगा 3। यानी तीसरा जो एंगल है ना, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा पाई बटा में 3। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे, कुछ हार्ड भी थे और कुछ जो एक छोटे भी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन आपका देता है, ठीक ना। देखिए पेपर में ऐसा क्वेश्चन देता है ना कि कुछ जो है कि सिंपल देता है और कुछ जो है कि हार्ड भी देता है, ताकि जो भी बच्चे हैं कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चे जो है कि उस क्वेश्चन को लगा लें। ऐसा पेपर बनाया जाता है, हार्ड और जो है सिंपल दोनों बनाया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चन हो और ये नहीं कि सिर्फ सिंपल ही हो, ठीक ना, दोनों क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अब चलिए 18 नंबर में 18 नंबर करे के किस मान के लिए, करे के का आखिर में कौन सा मान होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, के लिए m-2 और ये कह रहे एक व्यंजक है जो कि m² और -5m और प्लस k का एक गुणनखंड है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, कह रहे के किस मान के लिए, तो बराबर क्या कर लीजिए 0 कर लीजिए। आज जब हाई जो है इसका गुणनखंड है ना, तो m-2 बराबर कितना 0, तो m बराबर हो जाएगा 2, यानी m का मान इसमें पुट कर दीजिए, k का मान निकाल लीजिए गुणनखंड की स्थिति में। ये सिंपल बहुत है, ठीक है ना। तो बस मान रख दीजिए 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2 × 10 आप प्लस k बराबर 0, 10 में से 4 घटाइए -6 और उधर ले जाइए तो k बराबर कितना हो जाएगा +6, यानी कि यह हो जाए k बराबर हो जाए कितना 6, यानी k का मान 6 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखे भी हैं हार्ड क्वेश्चन कौन कौन था, जो है कि 13 नंबर था, 13 नंबर तो उतना हार्ड नहीं था, लेकिन 12 बहुत से हार्ड है, आप लोगों को समझ में शायद नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन रिवाइज करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, ये तो आपको समझ में आया, 18 नंबर कंप्लीट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है, जो कि आपका 6 है, ठीक है। चलिए अभी आप देखते हैं 19 नंबर का। तो इसमें देखिएगा जो है कि 19वां में आपको बहुत सिंपल मैं सूत्र बताऊंगा, आप जो है फार्मूले पर रख करके तुरंत आप कर लेंगे। करेगी यदि 4 वस्तुओं का मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से, आप लोग तुरंत हल कर लेंगे। देखिए यदि यक्स वस्तु का यदि आपका क्रय मूल्य यदि यक्स वस्तु का यदि क्रय मूल्य है, यदि वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के यदि बराबर होना, तो उस जो समय है, उस समय जो है कि आप यदि प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो होता है कि यानी कि क्रय मूल्य
यानी कि जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा उसे, यानी कि 4 x वस्तु हैं तो x वस्तु माइनस y वस्तु का विक्रय मूल्य बाटा में y वस्तु का विक्रय मूल्य गुणे का 100। बस ऐसे करके फटाक से निकाल दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, 4 गो वस्तु है बराबर 3 गो वस्तु के बराबर है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा में 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य गुणे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो यह हो जाएगा कितना? 1 बटा में 3 गुणे 100 और 100 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको भाग आता ही होगा। यानी 100 को डिवाइड करेंगे 3 तिली के 9, 1 10 हुआ, 3 तिली के 9, यानी कि ये हो गया 1। यानी कि आपका हो जाएगा 33 सही 1 बटा में 3 प्रतिशत लाभ। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? यानी 33 सही 1 बटा में 3 प्रतिशत लाभ, यानी कि जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। कन्फर्म है? ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे जो ये सोल्यूशन कराया गया है। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और 20 नंबर का क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और 20 नंबर का क्वेश्चन को कैसे करना है? 20 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आप मुझवाने से पहले ट्रिक कर लिए होंगे। ठीक है, हमारे लगाने से पहले ही आप ट्रिक कर लिए होंगे। चलिए देखिए ये क्या है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको। ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करणी में दिया है 72 माइनस, करणी में दिया है 72 माइनस, करणी में दिया है 72 माइनस डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी। अब ये कंडीशन कहीं भी आती है, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आता है, करणी वाला मान होता है ना, कभी कभी ये माइनस में है तो कभी कभी प्लस में भी देता है। ये माइनस है ना तो कभी कभी प्लस भी देता है। प्लस वाले में क्या करना है, दोनों में मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए माइनस में इसका मान पूछ रहा है तो इस 72 का गुणनखंड कर दीजिए। 9 8 72, बड़ा से बड़ा गुणनखंड 9 और 8 होगा, 9 8 72, यानी कि एक 9 8 72, 9 और 8 का गुणा करें तो 72 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि आखिर में 9 होगा आंसर कि आपका 8 होगा। तो जब भी माइनस लगता है, इसमें माइनस यदि लग जाता है तो छोटा वाला लीजिएगा, और यदि प्लस लग जाता है तो कौन लेंगे? बड़ा वाला। तो जब माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। अब यदि आपका प्लस लग जाता है इस तरह से तो आप कौन सा लेंगे? आप बड़ा वाला लेंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 9। दोनों कंडीशन समझ में आ गई ना? लेकिन माइनस वाला है तो माइनस वाला में छोटा वाला 9 8 72 उसका गुणनखंड कर देना है, और गुणनखंड करके जो छोटा होगा गुणनखंड उसी को आपको ले लेना है, जो कि आपका आंसर होगा। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों, जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कराया हूँ आपको सभी प्रश्नों का सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और हाँ, वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जाते जाते जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आपको लिए ऐसे अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।